चलिए, after elaborating my third colligative property, that is depression and freezing point, let's move on to the last colligative property, that is osmotic pressure. डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट colligative property, that is osmotic pressure. My last colligative property, osmotic pressure. Quite interesting one. समझिए. Before understanding that osmotic pressure, we need to understand what is osmosis. ये osmosis क्या होता है? Osmotic pressure समझा जाए उससे पहले we need to understand that osmosis. Osmosis क्या होता है? देखिए, हम कहते हैं when solvent molecules penetrate from a low concentration to the higher concentration through a semi-permeable membrane, that process is termed as osmosis. जब low concentration solution से solvent molecules high concentrated solution की तरफ जाते हैं through a semi-permeable membrane, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है. अब सवाल ये खड़ा होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है. आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट penetrating from low concentration to high concentration solution, that process solution through a semi permeable membrane, semi permeable through a semi permeable membrane, जिसे we call it as SPM. शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? SPM. When solvent molecules start penetrating from low concentration to the high concentration solution through a semi-permeable membrane is called as, then that process is called as osmosis. इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है. याद रखा जाए, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट पेनिट्रेटिंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है. थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोल रहे हैं एसपीएम. देखिए, it is a membrane which only allows solvent molecules to pass through them and does not allow solute particles to penetrate. यह एक ऐसी membrane होती है जो सिर्फ और सिर्फ solvent molecules को पास करने देती है, पर solute particles को
उसमें से पेनिट्रेट कभी नहीं करनी देगी। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं। एनी मेम्ब्रेन that only allows solvent molecules to penetrate and does not allow solute particles to pass through them is called as SPM। उसे SPM कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसी समय आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। हम कहते हैं जितने भी जानवर होते हैं उन सभी जानवरों की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वह एसपीएम होती है। इनफैक्ट नॉट ओनली एनिमल्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, उनका जो बाहर का छिलका होता है, बाहर का कवरिंग होती है, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट ओनली अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने देते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स को कभी पास नहीं करते। इनफैक्ट हमारी जो स्किन होती है वह भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अगर हमारी स्किन पे वाटर की ड्रॉपलेट्स डाली जाए, then that water droplets will penetrate through our skin and it will go into our blood। हमारी बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट कर जाती है, स्किन के थ्रू। Our skin is also a semi permeable membrane। ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को कभी अलाउ नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वह छोटा होता है, कम होता है। वही सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, दे आर ऑफ बिग साइज। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का साइज छोटा है। और ये जो स्किन है, एनिमल्स की चमड़ी है, लेदर है, स्किन है, वेजिटेबल की कवरिंग है, इन पर वी हैव गॉट स्मॉल होल्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स। बड़े छोटे छेद होते हैं, बड़े छोटे पोर्स होते हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास करने देते हैं, या यूं कहा जाए उनमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा है। सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, वो उन छोटे छेद से पास कर ही नहीं सकते। SPM is a continuous film or a sheet containing a network of microporous holes, या मैं यूं कहूं सब माइक्रोस्कोपिक होल्स, containing a network of submicroscopic holes, that is about osmosis and SPM। You please copy down fast। इसको फिर मैं प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ। let me demonstrate by some practical examples। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को
माध्यम से आपको ये ऑस्मोसिस को और इलैबोरेट करता हूं। यू प्लीज फर्स्ट कॉपी डाउन। चलिए, let me explain by some let me demonstrate by some practical examples. Just bought some grapes, कुछ grapes को खरीद के लाया जाए और just take a ball, एक बॉल ले ली जाए, बाउल ले लिया जाए और let us fill that bowl with a pure water. उस बाउल के अंदर, उस कटोरी के अंदर प्योर वाटर फिल कर दिया जाए and put some grapes into that bowl, into that pure water. वो जो कटोरी लिया है जिसमें जिसके अंदर पानी भर दिया है उसके अंदर कुछ ग्रेप्स डाल दिए जाए and keep it left undisturbed over a night. एक रात के लिए उसे छोड़ दिया जाए and will observe in morning. और उसे सुबह उठकर देखा जाए and you will observe that वह जो ग्रेप्स थे वह ग्रेप्स फट गए। जो ग्रेप्स आपने बाउल के अंदर डाल के रखे थे, रात को जब आपने सुबह देखोगे यू विल फाइंड दैट वह सारे के सारे ग्रेप्स फट गए। नाउ वी नीड टू अकाउंट दिस। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा वह सारे के सारे ग्रेप्स फट गए? क्यों? आखिर ग्रेप्स फटे क्यों? मैं समझाता हूं। देखिए, अंगूर के ग्रेप्स के अंदर एक सॉल्यूशन है, दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसकी कुछ मात्रा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसकी अच्छी खासी मात्रा है। जबकि जो बाउल के अंदर हमने वाटर लिया है दैट इज माय प्योर वाटर, वह पूरी तरीके से प्योर है, उसके अंदर इनफैक्ट किसी तरीके का कोई सॉल्यूट है ही नहीं। एंड दैट outer layer of that grape, जो grapes का छिलका है, that cover will act as a semi permeable membrane, वह SPM का काम करेगा। और once again इस SPM के across concentration difference है। बाहर बाउल में having low concentration, बेहद ही कम concentration है पानी की, जबकि grapes के अंदर it is having a high concentration, वहां पर concentration काफी अधिक है और इस वजह से वहां पर concentration difference है। and due to that difference in concentration, the solvent molecules from low concentration solution will start penetrating to a high concentration solution. मतलब बाहर से solvent molecules अंदर की तरफ penetrate करने लगे। जो प्योर वाटर था उस प्योर वाटर में से कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनटू द ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर जाने लगी और धीरे धीरे ग्रेप्स का साइज बढ़ता जाएगा और उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पेनिट्रेशन होगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा और ऐसा समय आएगा कि वह प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाएगा कि जो वॉल्स थी, जो ग्रेप्स की कवर थे बाहर, वह उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। वह प्रेशर इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वह अंगूर फट जाएगा। इन दैट मैनर हम कहते हैं ड्यू टू दैट ऑस्मोसिस वहां पर वह ग्रेप्स फट जाते हैं। एक और कंडीशन समझाता हूं, इसकी ठीक रिवर्स कंडीशन। अगेन दोबारा से कुछ ग्रेप्स को लिया जाए, एक बाउल लिया जाए, बाउल में पानी डाल दिया जाए और अब इस बार पानी में कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल दिया जाए, NaCl डाल दिया जाए। आप उस बाउल में जो पानी ले रहे हैं उस पानी में कुछ NaCl डाल दिया जाए। NaCl डाल देंगे तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, वह डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बना लेगा। इनफैक्ट हम एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे और अब उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में विल ऐड सम ग्रेप्स, कुछ ग्रेप्स को हम छोड़ देंगे। अगेन लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब, कीप इट ओवर ए नाइट, एक रात के लिए उसे रख दिया जाए एंड विल ऑब्जर्व इन मॉर्निंग, उसे सुबह देखा जाए एंड यू विल ऑब्जर्व दैट ग्रेप्स विल गेट श्रिंक,
जो ग्रेप्स थे वो सुकड़ जाएंगे, वह ग्रेप्स पिचक जाएंगे। नाउ अगेन व्हाई सो? अगेन इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जो हमने इस बार बाहर सॉल्यूशन लिया था वह कंसंट्रेटेड था, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा था, और वहीं ग्रेप्स के अंदर जो सॉल्यूशन था उधर कंसंट्रेशन काफी कम था। और अगेन वो जो छिलका है जो ग्रेप्स के आउटर कवरिंग है, दैट इज एक्टिंग एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वंस अगेन वहां पर उस एसपीएम के अक्रॉस देयर इज ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, वहां पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंस osmosis will occur. Now the solvent molecules from the grapes will start coming out into the bowl. जो grapes थे उस grapes में से solvent molecules बाहर आना स्टार्ट हो जाए। कहां पर? बाउल में। In that case osmosis तो हो रहा है, बट पिछले केस के कंपैरिजन में the direction of osmosis is reverse. जो ऑस्मोसिस है उसकी डायरेक्शन रिवर्स है, उल्टी है। ऑस्मोसिस ही हो रहा है यहां पर। दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। हम कहते हैं aquatic life have got different adaptations, different habitat due to the osmosis. ऑस्मोसिस की वजह से एक्वेटिक लाइफ ने कुछ अलग अलग एडेप्टेशंस कर रखी है, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट एडेप्टेशंस कर रखी है। हम कहते हैं, देखिए जो मछली होती है वह दो तरह की मछलियां होती हैं। फिशेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक वह फिशेस होती है जो साफ पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है, और एक वह फिशेस होती है जो समुद्र के पानी में रहती है, खारे पानी में, नमक के पानी में रहती है। देयर आर टू टाइप ऑफ फिशेस। दोनों फिशेस के एनवायरनमेंट में डिफरेंस है, और उन दोनों टाइप की फिशेस ने अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट दे हैड डन सम एडेप्टेशंस। उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस कर रखी। क्या कर रखी है मैं वह भी समझाता हूं। जस्ट इमेजिन ए केस ऑफ फ्रेश वाटर फिश। जो साफ पानी की मछली है उसका केस इमेजिन कर लिया जाए। देखिए साफ पानी की मछली कहाँ रहती है? जो जितने भी तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, दे आर फ्रेश गुड सोर्स ऑफ वाटर, क्लीन सोर्स ऑफ, प्योर सोर्स ऑफ वाटर। वहां पर जो पानी होता है वह प्योर होता है, साफ। मतलब है जो मछली है उसके जो चारों तरफ पानी है दैट इज प्योर, उसमें कोई खास कंसेंट्रेशन नहीं होती, कोई खास इम्प्योरिटी नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बॉडी में देयर इज ए हाई कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बॉडी में सॉल्यूशन की मात्रा जो होती है कंसेंट्रेशन की वह ज्यादा होती है। इट हैव हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड दैट स्किन ऑफ द फिश, जो मछली की स्किन है, दैट स्किन विल एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वह स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। एंड वंस अगेन there is a difference in the concentration across that SPM, across that semi permeable membrane। इस semi permeable membrane के across कुछ difference है, concentration difference है, और इस concentration difference की वजह से वहां पर osmosis होगा, और हम कहेंगे some solvent particles will penetrate into the body of the fish from their skin। कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो लेक के पार्टिकल्स है, लेक में से कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फिश की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएंगे उसकी स्किन के द्वारा, थ्रू इट्स स्किन, और वहां पर ऑस्मोसिस होगा। अब इस वजह से फिश के अंदर पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है। उस पानी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए वह फिश अपने गिल्स के द्वारा उस पानी को अगेन पॉन्ड में, अगेन लेक में छोड़ दे। इट लिबरेट दैट वाटर फ्रॉम देयर गिल्स। वह गिल्स से द्वारा अपना वाटर लिबरेट कर दे। इस तरीके से वहां पर वाटर का बैलेंस बना रहता है। अब दूसरी तरीके की बात कर ली जाए, जो है मछली जो समुद्र में रहती है, सी वाटर फिश। अब यहां पर कंडीशन रिवर्स है, उल्टी कंडीशन है।
सी वाटर इज ए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इज अ गुड सोर्स ऑफ NaCl। समुद्र में तो हर तरफ सॉल्ट है, NaCl ही है, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे सोल्ट्स है। इट इज ए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चारों तरफ जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन काफी अधिक है। और वहीं जो मछली है, उस बॉडी के मछली की जो फिश है, उसकी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन है दैट इज लो कंसंट्रेटेड, उसकी कंसंट्रेशन काफी कम है in comparison to the solution outside the body of the fish or the concentration of the solution present in the sea water। जो मछली के अंदर सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन काफी कम है इन कंपैरिजन टू जो बाहर हमारा सॉल्यूशन है। और इस वजह से अगेन दैट body, that skin of that fish will act as a semi permeable membrane, और अगेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस देयर इज ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, एंड अगेन ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन द ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। अब इस केस में क्या होगा? इन दैट केस solvent molecules will come out from the body of the fish through its skin into the sea water। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बॉडी से, फिश की बॉडी से बाहर आएंगे, उसके स्किन के थ्रू बाहर आएंगे और सी वाटर में आ जाएंगे। इस केस में भी ऑस्मोसिस हुआ है, पर पिछले केस के कंपैरिजन में द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है वह उल्टी है, रिवर्स। अगेन देयर इज अ ऑस्मोसिस। अब खास बात इस वजह से तो जो सी वाटर की फिश है वहां पर पानी की कमी हो जाएगी, उसके अंदर वो स्किन के थ्रू वाटर लिबरेट करती रहेगी, वाटर बाहर जाता रहेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। एंड टू कंपनसेट दैट वाटर, उस वाटर को कंपनसेट करने के लिए दैट फिशेस इनहेल्स और कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम हिज माउथ, वह अपने माउथ से ढेर सारा पानी अंदर ले लेते हैं। टू कंपनसेट दैट वाटर, टू बैलेंस दैट वाटर, उस वाटर को जस्ट बैलेंस करने के लिए। इन दैट मैनर वी यूज्ड टू से ड्यू टू द ऑस्मोसिस aquatic life have different adaptations, अलग अलग तरह के adaptations, and we need to conceptualize that osmotic pressure। now what is osmotic pressure? osmosis के द्वारा लगने वाला प्रेशर या ऑस्मोसिस फिनोमेना की वजह से लगने वाला प्रेशर, जो भी प्रेशर है उस प्रेशर को कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें इसी प्रेशर को कंसेप्चुअलाइज करना है, इसी प्रेशर को अकाउंट करना है। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय एक डायग्राम। मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। अभी मैंने ऑस्मोसिस के बारे में बताया, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बताया। आई होप यू विल रिमेंबर दीज एग्जांपल्स। आप इन एग्जांपल्स को याद रखेंगे, एज दीज एग्जांपल्स समटाइम्स कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन। कई बार एग्जामिनेशन में, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, सो प्लीज मस्ट kept in your mind। now let us account for osmotic pressure। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। After conceptualizing osmosis, let us try to understand osmotic pressure। देखिए, मैं एक बार ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूं। When solvent molecules start penetrating from a low concentration solution to a high concentrated solution, that process is termed as osmosis। और ऑस्मोसिस की वजह से जो भी लगने वाला प्रेशर है उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इसी बात को समझेंगे। लेट अस टेक ए वेसल, एक वेसल ले लिया है इन दैट मैनर।
let us take a vessel in that manner and let us separate that vessel by semi permeable membrane. इस वेसल को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू separate करेंगे. That is my semi permeable membrane. Once again, this semi permeable membrane can be skin of any animal, किसी भी जानवर की स्किन हो सकती है, चमड़ी हो सकती है, can be of any outer cover of any fruit और वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की आउटर कवरिंग हो सकती है, या इनफैक्ट आर्टिफिशियल एसपीएम भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है. मैं इसका एग्जांपल देता हूं. कॉपर फेरोसाइनेट, CuFeCN6. This copper ferrocyanate is a artificial semi-permeable membrane. यह एक आर्टिफिशियल एसपीएम है, मतलब the thin layer of copper ferrocyanate act as a SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है. अगर कॉपर फेरोसाइनेट की पतली लेयर ले ली जाए, पतली चादर ले ली जाए, then that layer will, that film, that sheet will act as a semi permeable membrane. That is artificial semi permeable membrane. हम बनाते हैं इसको copper ferrocyanate. We'll discuss about that copper ferrocyanate in our chapter coordination compound. It's a complex compound. एक complex compound होता है, coordinate compound होता है. मैं लिख देता हूँ complex और coordinate compound. कुछ इस तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. आप जो भी चाहे उस तरीके से अपनी एसपीएम ले लीजिए, आर्टिफिशियल ले लीजिए, नेचुरल ले लीजिए, इट्स डिपेंड अपॉन यू, बट एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एंड लेट अस टेक प्योर सॉल्वेंट एट दैट साइड. इस तरफ प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं. एंड लेट अस टुक सॉल्यूशन दिस साइड. इस तरफ एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, सी वाटर ले लेते हैं, डर्टी वाटर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, या इधर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं. मैं लिख भी देता हूं, पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं. लो कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन कम है, एंड इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन. कुछ इस तरीके से. अब मैं क्या करता हूं, इधर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, इधर मैंने सॉल्यूशन ले लिया. नाउ व्हाट विल हैपन, दैट साइड इज अ लो कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन कम है, प्योर सॉल्वेंट है, इनफैक्ट इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है. इस एसपीएम के अक्रॉस देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है.
एंड ड्यू दैट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से द ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। ऑस्मोसिस होगा, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग फ्रॉम दैट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। यहां से प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर की तरफ जाएंगे ऑस्मोसिस की वजह से, दैट इज ऑस्मोसिस, यही ऑस्मोसिस है। कंसंट्रेशन डिफरेंस एसपीएम के अक्रॉस, और इस वजह से यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। और जब ऐसा होगा देन दैट पार्टिकल्स विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कुछ प्रेशर लगाएंगे, and that pressure due to the osmosis, इस osmosis की वजह से यह जो भी प्रेशर है, that pressure is termed as osmotic pressure। मैं लिखता हूं osmotic pressure। pressure due to the osmosis is termed as osmotic pressure। And we denote that osmotic pressure and it is denoted by pi। हम इसको पाई से डिनोट करते हैं। and it is given by and is given by pi is equals to CRT। Now once again यह एक्सप्रेशन कैसे आया, क्यों आया? इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, यह भी हमारे स्कोप से काफी दूर है। इसका मतलब मैं जरूर बता देता हूं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। C means concentration, C means concentration in moles per liter, concentration in moles per liter। T is the temperature in Kelvin and R is the universal gas constant। जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। भाई अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा डिफरेंस होगा इधर और इधर मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब डिफरेंस ज्यादा कब होगा? भाई ये तो फिक्स्ड है, प्योर है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर इधर ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो तेजी से पानी जाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल, पानी ऊपर से नीचे जाता है ड्यू टू द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी तेजी से जाएगा। बिल्कुल ठीक यहां पर भी वैसे ही है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में उतना ही ज्यादा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब डिफरेंस ज्यादा कब होगा? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा तो इनसे लगने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा।
डिफरेंस याद रखा जाए, दैट इज डिफरेंस इन प्योर सॉल्वेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की बात हो रही है। एंड जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एंड दे विल एक्सर्ट लार्जर प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। और दोनों को इकट्ठे लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, and hence pi is equals to CRT. pi is equals to CRT। मैं इसको लिख भी देता हूं, pi is directly proportional to C, pi is directly proportional to T, और हम लिखेंगे pi is directly proportional to C T, और प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, that is CRT। लीजिए, याद रखना है इस तरीके से। We have got that expression। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्लीज फर्स्ट कॉपी डाउन, फिर मैं इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूं। फटाफट कॉपी कर लिया जाए। एक बात हमेशा यहां पर ध्यान रखी जाए, जो मैंने डिफरेंस बोला है वो डिफरेंस किसका है? डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज्यादा इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा कब होगा? ये तो कांस्टेंट है, प्योर है, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा होगा, और इस वजह से लगने वाला जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह भी ज्यादा होगा। दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये याद रखी जाए बात। मैं इसलिए इसको 3 से 4 बार दोहरा चुका हूं, मैं इसको लिख भी देता हूं। इनफैक्ट लार्जर द डिफरेंस in the concentration where is the duster? Larger the difference in the concentration of pure solvent and solution, the larger will be osmotic pressure, will be osmotic pressure। एंड खास बात, एंड concentration of solvent is fixed only we can vary the concentration of solution। इससे पहले एक लाइन और लिख देता हूं,
the concentration of a solution जितनी ज्यादा अधिक कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, लार्जर द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, उतना ही ज्यादा उनके में डिफरेंस होगा, द लार्जर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, और उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. As concentration of pure solvent is fixed, only we can vary the concentration of solution. You please copy it down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए. चलिए, now I want to calculate that osmotic pressure. मैं किसी भी सॉल्यूशन का osmotic pressure निकालना चाहता हूँ. How we can calculate? किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा देखेंगे. मैं किसी भी सॉल्यूशन का osmotic pressure निकालना चाहता हूँ, then how we can calculate? किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इस बात को मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझाना है. मैं क्या करता हूं, टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन वी कैन कैलकुलेट इट एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट बड़े आसानी से करा जा सकता है. To calculate to determine osmotic pressure of any solution. To determine osmotic pressure of any solution. बड़े ध्यान से समझना है. मैं क्या करता हूं, लेट मी टू ए बीकर, एक वेसल ले लिया जाए, एक बीकर ले लिया जाए. मैंने एक बीकर ले लिया एंड लेट मी ऐड ए फनल इनटू इट. मैं एक फनल, इन्वर्टेड फनल इसमें रख देता हूं. लेट मी ऐड, मैं इसके अंदर एक इन्वर्टेड फनल रख देता हूं. इस तरीके से मैंने इन्वर्टेड फनल इसके अंदर रख दी. एंड नाउ लेट मी टाई ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एट इट्स एंड. मैं इसके एंड पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बांध देता हूं.
मैं इस मेम्ब्रेन को कलर कर देता हूं, that represents semi permeable membrane. SPM, semi permeable membrane, याद रखना है. That is my beaker. इसके अंदर मैंने एक इन्वर्टेड फनल लिया और नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बांध दिया. एंड लेट मी ऐड सॉल्यूशन इन इट. मैं इसमें एक सॉल्यूशन ऐड कर देता हूं. मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया है. and that solution is filled up to that level. इस लेवल तक सॉल्यूशन भरा हुआ है. अब ड्यू टू दैट सॉल्यूशन, इनफैक्ट थोड़ा सा इसको ऊपर तक ले लेता हूं. मैं इसको यहां तक ले. यहां तक ये सॉल्यूशन मैंने भर दिया अप टू हाइट h, किसी हाइट तक. नाउ दैट सॉल्यूशन इज एट ए हाइट h, ये किसी हाइट पर है, एंड दैट will exert some pressure, we call it as hydrostatic pressure. इसकी वजह से इस पार्चमेंट में, सॉरी, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगेगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. मैं लिखता हूं, ड्यू टू द हाइट ऑफ द सॉल्यूशन, pressure is applied or is experienced a pressure due to the height of the solution, a pressure termed as hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is applied on the semi-permeable membrane. इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा किस पर? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, एंड दैट प्रेशर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा. That is pressure due to the height. इस सॉल्यूशन की जो हाइट है इसकी वजह से कुछ प्रेशर लगेगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर. इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन भर रखा है. इनफैक्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर रखा है. अब हम कहते हैं ड्यू टू दैट हाइट there will be a pressure experienced by the semi permeable membrane, and we termed that pressure as hydrostatic pressure, and it is top to bottom, ऊपर से नीचे की तरफ. Now let me add
वाटर इनटू द बीकर। अब मैं इस बीकर में कुछ पानी डाल देता हूं। लेट मी ऐड सम वाटर इनटू दैट बीकर। वाटर, प्योर वाटर। अब जैसे ही इसमें पानी डाला जाएगा, प्योर वाटर डाला जाएगा, देयर विल बी ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, इन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्वेंट एंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। इस semi permeable membrane के across there is a difference in the concentration of the two liquids, and hence due to that difference the osmosis will take place। यहाँ पर osmosis होगा। Solvent molecules will start penetrating from the solvent side into the solution side। मतलब solvent molecules will start penetrating from outside the funnel into the funnel। इस फनल के बाहर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाने लगेंगे। इन दैट मैनर अब खास बात, in order to penetrate these solvent molecules into the solution, they will exert a pressure, they will exert some pressure on that semi permeable membrane, and we call that pressure as osmotic pressure। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेंगे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस पर कुछ प्रेशर लगाएंगे और उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं लिखता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू ऑस्मोसिस। खास बात, that initially that osmotic pressure is greater than hydrostatic pressure। अभी इनिशियल कंडीशन पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बड़ा है, ज्यादा है दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इस वजह से क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर से सॉल्यूशन की तरफ अंदर जाने लगेंगे, और जब ऐसा होगा, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, देन दैट लेवल विल राइज, यह लेवल बढ़ने लगेगा। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो यह जो लेवल है फनल का, दैट लेवल विल स्टार्ट राइजिंग, यह लेवल बढ़ने लगेगा, इस सॉल्यूशन की हाइट बढ़ने लगेगी। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट इज गिवन बाय H rho G। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर H rho G हम जानते हैं, जहां पर H इज द हाइट, of solution, rho density of solution, and G is gravity। हम जानते हैं। अब इनिशियली
that osmotic pressure is greater than hydrostatic pressure. अभी इनिशियल कंडीशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से बड़ा है और इस वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाने लगेंगे, पेनिट्रेट करने लगेंगे और इस वजह से जो फनल का लेवल है दैट लेवल विल स्टार्ट राइजिंग, यह लेवल बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे ये लेवल बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगेगी दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विल इंक्रीज, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर पेनिट्रेट करेंगे, वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा एंड एट दैट कंडीशन, इस कंडीशन पर no solvent molecules will penetrate into the solution, कोई भी solvent molecules solution के अंदर नहीं जाएंगे and a dynamic equilibrium will achieve, after some time dynamic equilibrium will achieve. Equilibrium will achieve, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और उस सिचुएशन में ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा एंड एट दैट कंडीशन नो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स will penetrate into the solution. अब खास बात, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर तो पता नहीं है तो हमें निकालना है, पर हम देखकर ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व कर हाइट निकाल सकते हैं उसकी, फनल की डेंसिटी हमें उस सॉल्यूशन की मालूम होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है ये हम निकाल सकते हैं, हमें मालूम होगी एंड g इज द ग्रेविटी, यह भी हमें मालूम है, h भी मालूम है, g भी मालूम है, रो भी मालूम है, तीनों चीजें मालूम है एंड विल पुट अप दीज वैल्यूज, हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड विल गेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ गया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जितना भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वही मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है। इन दैट मैनर we used to calculate the value of osmotic pressure for any solution. किसी भी सॉल्यूशन के लिए इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज को डिटरमाइन करा जाता है। पर एक यहां पर खास बात ध्यान रखने की क्या है कि जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, एक काम करिए, यू फर्स्ट कॉपी डाउन फास्ट, आप पहले फटाफट कॉपी कर लीजिए। I have no board to write, मुझे यहाँ से कुछ इरेज करना होगा। You please copy down fast. Again you have 2 to 3 minutes to copy down fast. चलिए इन इक्वेशंस को इक्वेट करते समय हमें यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना होगा। मैं बताता हूं,
कहाँ से रेस करा जाए, कहाँ से रेस करा जाए। चलिए मैं यहीं से रेस करता हूँ। देखिए जब हम पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी का यूज करेंगे तो सी मेरा मोल्स पर लीटर में होगा, आर की यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन में होगी और टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो यहां से जो पाई की यूनिट आएगी that comes into atmosphere। और अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करी जाए H रो G, तो हाइट मीटर में होगी, डेंसिटी के जो ऐसा यूनिट होती है डेट इज केजी पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी की यूनिट यू आल्सो नो, acceleration due to gravity that is न्यूटन पर केजी, सॉरी केजी मिस हो गया, न्यूटन पर केजी। और यहां से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज पास्कल। यहां से जो यूनिट आएगी दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पास्कल। अब जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, जब हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, इन दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करेंगे, तो हमें यहां पर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को जो एटमॉस्फेयर में है इसे पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। We need to convert it into पास्कल, हमें पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे मैं बताता हूं। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर में आया है और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पास्कल में आया है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। इस वजह से इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पास्कल में करना होगा एंड इट इज कन्वर्टेड बाय दैट कन्वर्जन 1 atm is equals to 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल। वन पॉइंट 01325 into 10 की पावर 5 पास्कल। इस कन्वर्जन का उपयोग कर वी विल कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेयर इनटू पास्कल। एक बात मैं यहां पर और बता दूं, कई बार जो डेंसिटी होती है ये हमें सीजीएस यूनिट में दे रहती है। दैट डेंसिटी समटाइम्स इज गिवन इन सीजीएस यूनिट, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट। तो इसको भी मैं बता देता हूं कन्वर्जन का एक्सप्रेशन, दैट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 kg मीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है
तो यू कैन कन्वर्ट इट इन दैट मैनर, आप इस तरह से कन्वर्ट करें। और एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप ये सब कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं, आप इन सब कन्वर्जन से बचना चाहते हैं, तो आप यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं ये डायरेक्टली आप पास्कल में निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहां पर जो सी ले रहे हैं, आप उस सी को मोल्स पर लीटर में लेने की बजाय मोल्स पर क्यूब में ले लें, मोल्स पर मीटर क्यूब में ले लें। आप जो सी ले रहे हैं मोल्स पर लीटर में लेने की बजाय आप उसको मोल्स पर मीटर क्यूब में ले लें। और जो आर ले रहे हैं लीटर एटमॉस्फेयर में लेने की बजाय आप उसे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में लें। इन दैट कंडीशन, ऐसी कंडीशन पर जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा दैट विल बी इन पास्कल, वो पास्कल में आएगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहे जैसे मर्जी कर सकते हैं, आप ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल कर एटमॉस्फेयर में फिर पास्कल में कन्वर्ट कर लें। सीजीएस सिस्टम दिया रहा हो तो इन केस में ऐसे कर लें, या आप इनिशियली मोल्स पर लीटर को मोल्स पर मीटर क्यूब में ले लें, आर की यूनिट 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन ले लें, तो उससे जो भी एक्सप्रेशन आएगा दैट एक्सप्रेशन विल बी इन पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। इस तरीके से आप कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। खास बात, इन एक्सप्रेशंस का यूज करते वक्त, इस एक्सप्रेशन का यूज करते वक्त हमें यूनिट्स का बारीकी से ध्यान रखना होगा while using that expression। इस एक्सप्रेशन का यूज करते वक्त the units should be kept in mind, यूनिट्स का ध्यान रखा जाए, and in that manner we used to calculate the osmotic pressure of any solution। You please copy down fast, and in fact आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट विल कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम हियर ओनली। हम अगला लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड विल डिस्कस सम मोर कांसेप्ट्स अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं ऐसी कुछ बातें और बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर की। इनफैक्ट मैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में तो मैंने सारी बातें बता दी हैं, मैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताऊंगा, आरओ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। यू प्लीज कॉपी डाउन। बाय बाय।